तो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पीके भैया। तो बच्चों, आज हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसमें हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है उस चीज़ों को स्टडी करेंगे, जिसमें पहले हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे एक होता है एमोबा। एमोबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अब कैसे होता है इनके अंदर न्यूट्रिशन टेकिंग प्रोसेस, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चलो जानते हैं। तो बच्चों, जैसे ही एमोबा किसी फूड पार्टिकल्स के कंटेक्ट में आता है, देखो यहाँ पे ये हुआ डायग्राम। अब यहाँ पे देखो कि एमोबा एक फूड पार्टिकल्स के क्लोज आया हुआ है। ठीक, अब ये जैसे ही फूड पार्टिकल्स के क्लोज आता है तो एक आर्टिफिशियल माउथ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको सीडोपोडिया बोला जाता है। अब ये सीडोपोडिया क्या करता है, फूड को इनगल्फ करके फूड वेहिकल क्रिएट करता है। फूड वेहिकल क्रिएट करने के बाद ये फूड को इंटर मतलब बॉडी के अंदर ले जाके वहाँ पे डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के बाद, उसको बॉडी सरफेस से रिमूव कर देता है। ठीक, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। अब यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं जैसे एमोबा कैसे एक सीडोपोडिया बनाया, मतलब जिसको आर्टिफिशियल माउथ बोल सकते हो। इसने क्या किया, फूड को कैप्चर किया, फिर उसके बाद फूड को फूड वेहिकल में ले गया गया और वहाँ पे फूड का डाइजेशन हुआ, फिर अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी सरफेस से बाहर रिमूव कर दिया गया। तो बच्चों, एमोबा का न्यूट्रिशन प्रोसेस टेकिंग प्रोसेस समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं हम लोग पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर देखो इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला यहाँ पे सिलिया दिख रहा है, जो आउटर लेयर होता है, ये चीज़ जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आउटर बॉडी पे दिख रहा है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं सिलिया। अब इस सिलिया क्या करता है ना कि यहाँ पे बाय द वे फूड पार्टिकल्स यहाँ पे एक उपलब्ध हुआ। ठीक, तो ये फूड पार्टिकल्स को सिलिया क्या करता है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर मूव करता है आगे की ओर। ब्रश लाइक स्ट्रक्चर इसको मूव करते हुए यहाँ तक लाता है ओरल ग्लूव्स तक, और ओरल ग्रूव जो होता है फूड को इनटेक कर लेता है। वहाँ से फूड अंदर जाके वहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर फूड को डाइजेस्ट करने के बाद वो अपने बॉडी के थ्रू वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देता है। ऑल क्लियर बच्चों? तो पैरामीशियम एमोबा सारा समझ में आ गया। जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमसे पूछें, हम आपको पर्सनली जवाब देंगे। अब आ गया होलोजोइक न्यूट्रिशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स, हम लोग के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो हम लोग के अंदर 5 स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। पहला होता है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? इंजेशन होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम लोग खाना अपने बॉडी के अंदर लेते हैं उसको बोला जाता है इंजेशन। दूसरा आ गया डाइजेशन। इन डाइजेशन द ingested food is converted into simple form with the help of digestive enzyme। तो जो फूड हम लोग इनटेक किए हैं उस चीज़ को डाइजेस्ट करना, डाइजेस्टिव एंजाइम को यूज़ करके उसको बोला जाता है डाइजेशन। अब आ गया एब्जॉर्प्शन। मतलब इन द स्टेज द फूड डाइजेस्टेड इन सेकेंड स्टेप इज एब्जॉर्ब इनटू द सेल ऑफ द बॉडी। मतलब जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब भी तो किया जाएगा, तो वो एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। अब जो एब्जॉर्ब हुआ है उस प्रोसेस, जो फूड एब्जॉर्ब हो चुका है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुका है, उस चीज़ को यूज़ भी तो किया जाएगा, तो वो यूज़ करने के प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन। अब जो वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर बच गया उसको बॉडी के बाहर रिमूव करना है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इंजेशन। तो ऑल क्लियर बच्चों? अब हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मेन टॉपिक है ये चीज़ और इसको आप लोग क्लियरली ध्यान से सुनिएगा। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? पहला बकल कैविटी जिसको माउथ बोलते हैं। उसके बाद आता है ऑसोफेगस जिसको फूड पाइप बोला जाता है। फिर आता है स्टमक, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन और फिर अनस के द्वारा वेस्ट मटेरियल बाहर थ्रो कर दिया जाता है। तो देखो, अब कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। पहला आता है सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा आता है लीवर, तीसरा आता है पैनक्रियाज। तो इन सब तीनों एसोसिएटेड ग्लैंड अलग अलग टाइप के एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो हमको डाइजेशन में मदद करते
है। तो अब आगे चल के हम लोग पढ़ते हैं, वोकल कैविटी से स्टार्ट करते हैं, अन्नस तक जाएंगे और हर एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। अब आ गया माउथ। माउथ क्या होता है? माउथ को बकल कैविटी को बोला था ना मैंने, माउथ बोलते हैं। अब माउथ के अंदर टीथ होता है। पहला टीथ का काम क्या होता है? फूड को चबाना और क्रश करना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्रश करना। फिर टंग क्या करता है? टेस्टिंग और स्वेलिंग ऑफ फूड, मतलब मदद करता है फूड को अंदर घोटने में और उसको टेस्ट करने में। फिर अब क्या होता है कि जो मुंह में तुम जब फूड खाते हो तो तुमको वाटरी फ्लूइड फील होता है, मतलब तुम्हारे मुंह में एक वाटरी फ्लूइड रिलीज होता है। वो कहाँ से आता है? वो सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा रिलीज होता है। देखो यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा रिलीज होगा। सैलिवरी ग्लैंड रिलीजेस सैलिवा। सैलिवा के अंदर सैलिवरी अमाइलेज नाम का प्रोटीन रहेगा, मतलब अमाइलेज रहेगा, एंजाइम रहेगा। ये क्या करेगा? ये कन्वर्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में। यहाँ पे फंक्शन ऑफ सैलिवा लिखा हुआ कि इट मेक्स फूड सॉफ्ट दैट इजी टू स्वेल, मतलब सैलिवा का काम क्या होता है? फूड को स्वेल करने, मतलब फूड को निगलने में आसान बनाना, मतलब उसको सॉफ्ट बनाना जिससे वो निगला जाए आसानी से। उसके बाद आ गया ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट को, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर लेता है। तो सैलिवा कहाँ से आया? सैलिवरी ग्लैंड से आया। सैलिवरी ग्लैंड सैलिवा को रिलीज किया, सैलिवा के अंदर सैलिवरी अमाइलेज हुआ। सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है? प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? और फंक्शन ऑफ सैलिवा मालूम चल गया, फूड को सॉफ्ट करता है जिसको निगलने में आसानी हो, और दूसरा काम फूड को अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। क्लियर हो गया बच्चों? अब अगला टॉपिक। अब जब फूड के अंदर माउथ के अंदर सैलिवा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर लिया तो उसके बाद फूड जो होता है ओसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है। तो यहाँ पे एक मूवमेंट होता है ओसोफेगस के अंदर जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स पुशेस फूड फॉरवर्ड टू द स्टमक। मतलब क्या होता है? स्टमक तक फूड जब जाना होता है तो बीच में आता है ओसोफेगस। ओसोफेगस के अंदर एक मूवमेंट होता है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन मतलब कंट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है, मतलब अब एक बार अंदर आता है तो एक बार बाहर जाता है। तो ये जो लगातार मूवमेंट होता है यही फूड को क्या करता है? आगे की ओर पुश करते जाता है, और यही फूड पुश धीरे धीरे होते होते स्टमक में चला जाता है। तो जब कोई पूछे आपसे कि कौन से मूवमेंट के थ्रू फूड माउथ से स्टमक में जाता है, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू जाता है। और किसके थ्रू जाता है? फूड पाइप के थ्रू जाता है। क्लियर हो गया? फूड पाइप को ओसोफेगस भी बोला जाता है। ओसोफेगस में क्लियर हो गया? एसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है जो फूड को माउथ से लेके स्टमक तक जाता है। अब स्टमक के वॉल्स के अंदर बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, अब स्टमक के अंदर बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो बहुत सारे एंजाइम रिलीज करेंगे, गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करेंगे। तो पहला होता है एचसीएल। अब एचसीएल का काम क्या होता है? ये पहला काम करता है कि फूड को एसिडिक बनाता है, और अगर फूड के थ्रू कोई बैक्टीरिया आ चुका है हमारे बॉडी के अंदर तो उसको मारने में भी मदद करता है। दूसरा, अब पेप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, और ये तभी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा जब फूड कैसा होगा? एसिडिक होगा। क्लियर हो गया? अब म्यूकस आ गया। एचसीएल एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर एचसीएल हमारे नेचुरल हम बाहर से उसको छूते हैं तो हमारे हाथ पैर वगैरह बॉडी को जला सकता है। तो वो एचसीएल से बचने के लिए हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहना चाहिए। तो जो हमारा म्यूकस है वो क्या करता है? एचसीएल से हमारे बॉडी को प्रिवेंट, हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रिवेंट करता है। क्लियर हो गया बच्चों? अब बोलता है कि फूड जो होता है 3 से 4 घंटे तक स्टमक के अंदर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद स्टमक के एंड में स्प्रिंटर मसल प्रेजेंट होते हैं। वही स्प्रिंटर मसल के थ्रू फूड छोटे छोटे अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला
जाता है। हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट या एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट को स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। इसको स्मॉल इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट स्पेस पे मतलब ये कॉम्पैक्ट स्पेस मतलब छोटे से स्पेस में क्वाइल्ड होके रह जाता है, इसीलिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है। लेकिन हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट यही होता है, इसका लेंथ होता है 7 सेंटीमीटर के करीब। अब इसके अंदर ना बहुत सारे सिक्रीशन आते हैं अलग अलग ऑर्गन से। पहला लीवर के द्वारा बाइल जूस आता है, पैनक्रियास के द्वारा पैनक्रियाटिक जूस आता है। अब लीवर के द्वारा जो बाइल जूस हुआ ये इसका काम क्या होता है, तो पहले ये ना एल्कलीन बनाता है, मतलब फूड जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया वो कैसा था, एसिडिक था, तो उसको एल्कलीन बनाएगा और जो फैट्स के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स थे उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा। क्लियर बच्चों। बाइल जूस का काम क्या हुआ, बाइल जूस किससे रिलीज होता है, लीवर से। लीवर के द्वारा बाइल जूस रिलीज किया गया तो बाइल जूस का पहला काम फूड को अल्कलीन बनाएगा, दूसरा बिग फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देगा। अब आ गया पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन रखता है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज और एक पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी होता है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है और ये तभी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा जब फूड कैसा होगा, एल्कलीन होगा। इसीलिए बाइल जूस फूड को एल्कलीन बनाता है और लाइपेज जो होता है फैट्स को डाइजेस्ट करता है। फिर आ गया पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। अब हो गया द वॉल ऑफ इंटेस्टाइनियल जूस, मतलब जो वाल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के वो इंटेस्टाइनियल जूस छोड़ते हैं। वो क्या करते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हैं, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में बदल देते हैं। कोई डाउट है बच्चों, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट सेक्शन में। अब आ गया द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। तो जो अब इंटेस्टाइनियल जूस ने प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल दिया, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल दिया, फैट्स को फैटी एसिड में बदल दिया। अब इसके बाद क्या होता है ना कि जो इनर लाइनिंग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसके अंदर बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको बोला जाता है विलाई। ये विलाई क्या करता है, अब्जॉर्ब मतलब फूड पार्टिकल्स के अंदर से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट या जो एनर्जेटिक कंपाउंड मिले हुए हैं उस चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए एक सरफेस एरिया को अपने बढ़ा देता है। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसके कारण यहाँ पे जितना भी एब्सॉर्प्शन होता है वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। क्लियर बच्चों। अब लार्ज इंटेस्टाइन आया। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है ना, जितने भी फूड अनडाइजेस्टेड फूड आए उसमें जो वाटर कंपोनेंट बहुत ज़्यादा रह जाते हैं उस वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद इसको एनएस के थ्रू बाहर रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर हो गया। तो बच्चों आज तक इतना ही छोड़ देते हैं, अगले वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। थैंक यू बच्चों।